सबने सुन लिया है तो म्यूट में रहेगा। ओके दीदी आप स्टार्ट करते हैं, 10:30 हो चुका है। हमारे जो शिक्षकगण है, प्रिंसिपल सर रूपेंद्र कुमार चंद्राकर जी, श्री जी.आर. साहू जी, श्री आर. यादव मैडम जी, आप सभी का अभिनंदन। हमारी टीम में है चमन चंद्राकर जी, जो आज आप लोगों को जानकारी देंगे, कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर, तो उनका भी अभिनंदन। के सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज के कोऑर्डिनेटर हैं, इस कार्यक्रम को इन्होंने फिक्स किया है। वो है डिप्टी जनरल मैनेजर मोबाइल नेटवर्क ITI लिमिटेड है, और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। मैं सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक शाला के सभी बच्चों का पुनः अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू भाई। केवल इतना है कि जिस पोजीशन में आप लोग आज हैं, हमारे 12वीं के बच्चे अपना असाइनमेंट जमा कर चुके हैं, या जिनका बच्चा है वो आज अंतिम तारीख है संभवतः आज, और रिजल्ट क्या आएगा इसकी उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। परीक्षा है तो थोड़ा डर भी बना रहता है। आप अपने जीवन के इस मोड़ में कि इसके बाद हम क्या लें, किधर जाएं, ये आपका भविष्य क्या करना है हमें, ये एक लक्ष्य लेकर हम साथ चले और उसी हिसाब से विषय का चयन करें, तो शायद आने वाले दिनों में हमारी कठिनाई थोड़ी कम हो जाएगी। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अधिकांश लोग सभी सरकारी स्कूलों में पढ़े, हम उस जमाने से बिलोंग करते हैं जब कहीं से गाइडेंस नहीं मिलता था, न हमारे पास सूचनाओं के लिए कोई सोर्स नहीं होता था। बहुत कम घरों में पेपर आता था जिसके माध्यम से हम अपने आप को कर सके। यार गाइड वाला लिंक में जुड़े हो जी? जान सके या उतने पर आप इस जमाने से हैं तो आपके पास बहुत सारी सोर्स है, आपके पास में एकदम अपडेट वर्जन का मोबाइल हाथ में है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। दीदी 1 मिनट मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद आप फिर से अनम्यूट करके बोलिएगा। अच्छा। अब आप अनम्यूट करके बोले। सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, वहाँ के प्रिंसिपल सर जी भूपेंद्र चंद्राकर जी, श्री जी.आर. साहू जी, श्री आर. यादव मैडम जी, आज के मोटिवेशनल स्पीकर चमन चंद्राकर जी, श्री के सर जी, जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम फिक्स किया, कोऑर्डिनेटर है हमारे, रिटायर्ड मोबाइल नेटवर्क IIT लिमिटेड में जनरल डिप्टी जनरल मैनेजर रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग अपने उम्र के इस मोड़ में हैं। अभी आप लोगों ने 12वीं का पेपर जमा किया है, थोड़ा डर भी बना रहता है कि पेपर में रिजल्ट हमारा क्या होगा और आगे क्या करेंगे हम, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई आपकी लगभग खत्म हो गई है। तो ऐसे समय में हमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त कैरियर का चुनाव करना चाहिए। यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो सोचिए इस विषय पर। आज हम इसी विषय को लेकर आपके बीच में आए।
आप जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां पर आपका भविष्य निश्चित करता है कि आप किस दिशा में जाएंगे, किस दिशा में अपना कैरियर बनाएंगे। और यदि सही लाइन में आप आगे बढ़े तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। आप लोग अपना तो सफलता तो खुद आपको मिलेगी ही, उसके साथ साथ आप परिवार को, अपने माता पिता की अपेक्षाओं को, अपने स्कूल टीचर्स की अपेक्षाओं को और गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सकेंगे। मैं अधिक इस विषय पर नहीं बोलते हुए आज चमन भाई को आमंत्रित करती हूँ। ये आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पाठ्यक्रम का चुनाव करें और किस किस विषय को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप अप्लाई करें वहां पर, इन सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे। आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो जब वो बोलेंगे कि प्रश्न करिए आप खुद करके, तो उस समय लिख कर रखिए। उनकी बातों को सुनते तक आपको कोई भी उत्सुकता किसी भी संबंध में, तो आप उनसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो मैं आप चमन चंद्राकर जी का एक परिचय देना चाहूंगी। वो बी किए हैं, उसके बाद उन्होंने MBA किया है IIT मद्रास से। उसके बाद उनको आर्ट में बहुत रुचि, अलग अलग विषय पर जिज्ञासा, उनको BA और उसके बाद उसने MA में अर्थशास्त्र किया है और अभी जिम्को लिमिटेड CK बिरला ग्रुप में छत्तीसगढ़ रीजन के हेड है और आप लोगों के बीच में आए हैं, ठीक। और बच्चों को दूसरे स्कूलों में भी जाकर कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल उनका स्पीच होता रहता है। तो मैं भाई चमन चंद्राकर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो बच्चों से मुखातिब। धन्यवाद दीदी, आप सभी का नमस्कार। आशा है कि आवाज जो है आप तक साफ पहुंच रही हो। भगवती दीदी, आवाज साफ है? ओके। और प्रेजेंटेशन भी शायद आप तक पहुंच रही होगी, जो पहला स्लाइड है हमारे प्रयास का। तो सभी बच्चों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशा करता हूं कि आज कुछ उपयोगी जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। विशेष जो धन्यवाद है सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हमारे प्राचार्य जी हैं, GR साहू जी हैं और R यादव मैडम जी हैं। इनका सहयोग मिला KK चंद्राकर जी के थ्रू ये कार्यक्रम जो है हमको करने के लिए आप सबका सहयोग मिला। और हमारा ये प्रयास है, हमारा प्रयास, ये जो संस्था है, ये जो अभियान है, वो छत्तीसगढ़ चंद्राकर महिला समाज रायपुर के संरक्षण में हम ये चला रहे हैं। और हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण बच्चे जो हैं उनका मार्गदर्शन करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि वो भविष्य में जब भी कोई लक्ष्य बनाएं तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो उचित मार्गदर्शन उनको चाहिए वो हम उनको दे सकें। तो अभी महामारी के समय में, क्योंकि हम वहां पे आ नहीं सकते, वैसे आपके स्कूल में हम आए थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था, आप में से किसी को याद भी होगा। अब जो है हम वर्चुअल मोड में भी अलग अलग स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और आप घर बैठे इस तरह के कार्यक्रम का को अटेंड करके आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जितने भी गुरुजन हैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके भी शिक्षक जो स्कूल में है, जो आपको पढ़ाते हैं, आप उनका आदर करें, सम्मान करें और उनका ही स्मरण करके हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। कैरियर गाइडेंस, देखिए आप में से कई जो विद्यार्थी हैं वो या तो 11वीं कक्षा में होंगे या 12वीं कक्षा में हैं, क्योंकि हमको बताया गया था 11वीं और 12वीं दोनों हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जो अभी आप जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, प्रयास करिए आपके मोबाइल में लेफ्ट कॉर्नर में माइक होगा, सबसे पहले आप उसको म्यूट की अवस्था में रखिए। जब वो क्रॉस की स्थिति में आ जाए उसी स्थिति में रखिए। और कैमरा, अगर वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा है तो आप कैमरा ऑन रखें, नहीं तो कैमरा ऑफ कर दे ताकि आपको साफ आवाज सुनाई दे। कई बार इंटरनेट की स्पीड अच्छे से ना होने से जो है आवाज साफ नहीं होती, तो कैमरा आप बंद कर दें तो आपको आवाज अच्छी साफ नजर आएगा। ओके, साफ आएगा। और
जब आपको कोई प्रश्न है तो आप मोबाइल के नीचे राइट साइड के कॉर्नर में 3 डॉट होंगे, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो एक चैट का ऑप्शन आता है, उसमें आप सवाल चैट में भेज सकते हैं तो हम ले सकते हैं, या फिर जब आपको कहा जाए कि कोई प्रश्न है तो पूछिए, तो अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आप इन चीजों को आप समझ गए होंगे, तो ताकि अनम्यूट ना करें तो नॉइज आएगा तो उससे कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होता है। ओके, वापस विषय पे आते हैं। तो कई विद्यार्थी हैं जो 11वीं की कक्षा में हैं और 12वीं की कक्षा में आ गए हैं। तो आपने कोई विषय का चयन किया होगा, उसके बाद कोई लक्ष्य होगा आपके मन में कि हमको ये बनना है, ये करना है और ये कोर्स में एडमिशन लेके उस कोर्स को कंप्लीट करना है। अगर ऐसा लक्ष्य है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो अभी से आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, वो लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो 12वीं के बाद क्या? तो जब आप विषय पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो बहुत सारे विषय है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप जाएंगे तो आप भटक जाएंगे रास्ता, कि 12वीं के बाद आप जब ये सोचने लग रहे हैं कि भैया हमको कहाँ कौन से पाठ्यक्रम में लेना है, तो पहले ही इसको तय कर लेना ज्यादा उचित होगा कि हमको इस कोर्स में एडमिशन लेना है और इस एग्जाम को देना है और इस पोस्ट तक पहुंचना है। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, किसी का माइक अनम्यूट है क्या? मैं सबको एक बार अनम्यूट कर दे रहा हूं। ओके, तो 12वीं के बाद क्या? सबसे पहली चीज है कि हमारे पास में एक लक्ष्य होना चाहिए, और अगर आपके पास में नहीं है तो उसको आज ही सोचिए कि मुझे खोलना है या स्टार्टअप खोलना है, जो भी आपके मन में हो, पहले आप उसको सोचिए अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से, या फिर जो आपके ड्रीम है उसके हिसाब से आप एक गोल बनाइए। वो गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो फिर आप भटक जाएंगे रास्ता। अगर आपके पास में एक मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल है, ठीक है, वो चलता है बढ़िया, लेकिन अगर आपको जाना कहाँ है ये अगर पता नहीं है तो फिर वो मोटरसाइकिल और उसमें पेट्रोल किसी काम का नहीं है। उसी तरह आपके पास अभी समय है, जैसे उस मोटरसाइकिल में पेट्रोल है, उसी तरह आपके पास में समय है। तो समय धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, तो आपको अभी से एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना बहुत जरूरी है। जब लक्ष्य होगा तभी आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित कर लिए, चाहे 12वीं के बाद में कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा पोस्ट में आपको जाना है, इसके लिए आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए। ओके, अब देखिए, हम कई लोगों की परिस्थितियां ऐसी रहती है कि उनको घर से पूरा सपोर्ट होता है, चाहे वो आगे पढ़ सकते हैं या फिर आगे उनको काम करना पड़े। तो ऐसा होता है कि उच्च शिक्षा के लिए हमको ज्यादा पैसों की भी जरूरत होती है, फीस भी ज्यादा होता है, बाहर जाके पढ़ना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कई लोग 12वीं के बाद परीक्षा छोड़ देते हैं और सीधा कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं। अब वर्तमान समय में ये बहुत आवश्यक भी है, इसीलिए कैरियर को हम आगे 12th के बाद में 2 भागों में बांटते हैं। एक है स्किल बेस्ड और दूसरा एकेडमिक्स। स्किल वो होता है जिसमें हम कोई काम, कोई हुनर सीखते हैं और उसके बाद उसके बेसिस में या तो हम पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाते हैं और अपना पढ़ाई भी जारी रखते हैं। दूसरा है एकेडमिक्स। अगर आपके पास में क्षमता है, घर में सपोर्ट है, तो सीधा 12वीं के बाद ऐसे बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जिसमें आप एडमिशन लेके आगे फिर जो आपको पहुंचना है, आपका लक्ष्य है, वहां तक जा सकते हैं। तो स्किल की बात करें अभी, तो सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में वो है स्किल। स्किल का मतलब ये है कि जैसे किसी को फोटोग्राफी आती हो, जैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिक का सामान ठीक करना आता हो, जैसे किसी को पेंटिंग करना आता हो, जैसे किसी को टेली कॉलिंग करना आता हो, वो ये सब स्किल है। और स्किल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
आज के समय में जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉलेज कंप्लीट कर लिया लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उसका कारण है स्किल का ना होना। तो स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम कंप्यूटर कोर्स में जाते हैं, कंप्यूटर में जो सीखते हैं, वो स्किल है कि एक्सेल में काम करना, वर्ड में काम करना या कंप्यूटर कोडिंग करना, ये सब क्या है? स्किल है। तो स्किल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपके डिग्री से काम नहीं चलता अगर आपको कोई स्किल नहीं आता हो। तो इसलिए आप शुरू से ही, ये 8वीं कक्षा से हो सकता है, 5वीं कक्षा से हो सकता है, कि कोई ना कोई स्किल आप सीखिए। जैसे ज्यादातर घरों में हमारे यहाँ लड़कियों को कहा जाता था कि सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या कुकिंग, ये सब आप सीखिए, ये सब आपको लाइफ में काम आएगा। तो ये सब स्किल है। उसी तरह लड़कों को, चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई चीजें हो, चाहे वो खेल से जुड़ी हुई चीजें हो या और भी चीजें हैं, तो ये सब स्किल आने से उनको जीवन में कई तरह के काम करने में उनको आसानी होती है, सहायता होती है। तो एक पार्ट हो गया स्किल। उसके बाद दूसरा है एकेडमिक्स। तो स्किल आप पढ़ते हुए भी हासिल कर सकते हैं और स्किल के सहायता से आप अपना एक आय का स्रोत भी बना सकते हैं। आज के समय में यदि आपके पास में कोई आय का स्रोत है आपके परिवार के अलावा, तो आप बहुत सारी चीजें जो है अपने हिसाब से अपने लक्ष्य की प्राप्ति से कर सकते हैं। तो आगे मैं इसमें बताऊंगा कि किस किस तरह की चीजें हैं जो आप अपना आय का स्रोत आप बना सकते हैं। ओके, एकेडमिक्स, जिसको हम कहते हैं उच्च शिक्षा, जो हम प्राप्त करते हैं 12वीं के बाद, चाहे हम ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं या रिसर्च में जाते हैं, ये चीजें एकेडमिक्स हैं। इसके बेसिस पे और आपको बहुत सारे अवसर मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के लिए। तो स्किल के लिए भारत सरकार अभी बहुत ज्यादा कार्य कर रही है, बहुत सीरियस है और बहुत सारे स्किल के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसा ये स्लाइड, दीदी स्लाइड दिख रहा है? कोई एक बता दे, ये स्लाइड आपको दिख रहा है स्किल इंडिया का? यस सर। ओके, थैंक यू। सो स्किल इंडिया के तहत ज्यादातर हम जानते होंगे आईटीआई, जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, उसी में ही अभी कौशल विकास का जो उपक्रम है वो चल रहा है और कौशल विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें फोटो में आप देख सकते, जैसे सिलाई है या फिर बुनाई है और भी कंप्यूटर के कोर्सेस है, छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेस हैं, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल से लगे मोबाइल ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग, इस तरह के बहुत सारे स्किल सिखाए जा रहे हैं। ये 1 महीने से लेकर के 1 साल 2 साल तक के कोर्सेस हैं। तो इनको आप 12वीं के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको आगे पढ़ने की रुचि नहीं है। तो वो स्किल सीख के आप आगे उसके ऊपर आधारित कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी ने सीख लिया ऑटो डीजल मैकेनिक का कोर्स कर लिया, डीजल मैकेनिक कोर्स करने के बाद वो गैराज खोल सकते हैं। किसी ने कृषि आधारित कोर्स कर लिया कि जैसे मशरूम उत्पादन कैसे किया जाए, उसके ऊपर फिर उन्होंने एक व्यापार शुरू कर लिया। तो जब आप कोई स्किल सीखते हैं तो आगे जाके आप उस पर आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप नौकरी भी कर सकते हैं और खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो आज जब हम कैरियर की बात करते हैं तो सिर्फ कलेक्टर बनना, आईएएस बनना, इंजीनियर बनना नहीं है। आप अपने रुचि के अनुसार आप व्यवसायी बन सकते हैं, आप कृषक बन सकते हैं, आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे अवसर है आज के डिजिटल एज में। तो स्किल इंडिया के तहत भारत सरकार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिसमें 12वीं के बाद में, 10वीं के बाद में विद्यार्थी जो जाके अलग अलग टाइप के स्किल सीख सकते हैं, जिससे उनको एक आय का स्रोत बनाने में सहायता मिलेगा और आगे वो पढ़ाई भी कर सकते हैं और घर का भरण पोषण भी कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी आप रखिए। उसके बाद ये जो स्लाइड है, अर्न ड्यूरिंग योर स्टडी, मतलब आप जब पढ़ते रहेंगे उस समय आप कमाना सीख जाएं। तो ये पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कई बच्चे शहरों में विशेषकर वो किसी दुकान में काम करते हैं, अखबार बांटते हैं या किसी होटल में वेटर का भी काम करते हैं। तो देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको घर से, हो सकता है आपके घर में उतनी क्षमता ना हो, या फिर घर के अलावा अगर आपके पास में आय का स्रोत होगा तो आप बहुत सारी अपने लिए कंप्यूटर ले सकते हैं, कोचिंग क्लास का पैसा आप निकाल सकते हैं, आपकी फीस आप भर सकते हैं। तो इस तरह पे आप फोकस करिए कि आप पढ़ाई करते समय भी अपना एक इनकम बना सके। तो ऐसे कौन कौन से सरल तरीके हैं, ठीक है, जिसको आप पढ़ाई के समय भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज के डिजिटल एज में ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं। तो पहला लेफ्ट कॉर्नर में जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये है टेलीकॉलिंग का। आप कहीं से टेलीकॉलिंग का कोर्स कर सकते
सकते हैं, आपको YouTube में मटेरियल मिल जाता है कि किस तरह से किया जाता है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल मतलब बातचीत करने का जो एक तरीका है वो अगर बेहतर है तो कई कंपनियां टेलीकॉलर्स के लिए वो करती है। घर में आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कॉल करके एक अपना इनकम बना सकते हैं और अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं आगे। दूसरा जो बहुत ही कॉमन है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है, जिसको बोलते हैं ट्यूशन। तो आप अपने से कम क्लास के बच्चों को 10वीं 8वीं 9वीं 7वीं 6वीं इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी एक आप इनकम बना सकते हैं अपना, जिससे आप अपने आगे के पढ़ाई के लिए आपको बहुत सहायता हो सकता है। तो कैरियर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 12वीं के बाद आपको आगे पढ़ना है, लेकिन पढ़ते समय आप क्या अपना सपोर्ट कर सकते हैं, घर वालों को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, अपने लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्या साधन जुटा सकते हैं, वो जरूरी है। तो ये सिर्फ जानकारी है, जिनकी जिनकी जैसी स्थिति है उनके हिसाब से आप इन पे अमल कर सकते हैं। तो ट्यूशन पढ़ाने का काम कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, आप भी अपने आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं, बल्कि आपको एक आय का स्रोत भी मिल सकता है। आप हो सकते हैं एक बच्चे को पढ़ाएं, 2 बच्चे को पढ़ाएं, 3 बच्चे को पढ़ाएं, बट ये एक बहुत सरल तरीका है और बहुत से सफल लोग जो है वो ट्यूशन पढ़ाते थे और अपना खर्च निकालते थे और उससे उनका पढ़ाई भी बहुत स्ट्रांग हुआ और आगे जाके उनको सहायता भी होता था। उसके बाद आजकल जो लेफ्ट कॉर्नर में जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है कंटेंट राइटिंग का। आज के एज डिजिटल एज है, बहुत से वेबसाइट चलते हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है और बहुत से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं। आपने देखा होगा कई कई यूट्यूबर होते हैं, कई लोग अपना सेल्फी बना के अपना कोई वीडियो बना के भी डालते हैं। तो इससे आपको कोई लाभ हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप प्रयास करिए इससे अगर कोई लाभ हो सके तो ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिससे आपको ऐड भी मिल सके, तो वो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो कई वेबसाइट है जिसमें सिर्फ कंटेंट राइटिंग का पैसा मिलता है। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके वेबसाइट है, कई संस्थाएं जिनकी वेबसाइट है, उनके डाटा अपडेट करने के लिए वो पैसा देती है, जिसको कंटेंट राइटिंग बोला जाता है। तो ऑनलाइन ही आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से कंटेंट राइटिंग का आपको काम मिल सकता है। तो इसके लिए आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी भाषा में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। वो अभी से आप करेंगे तो ये सब चीजें आप भविष्य में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो ये सब स्किल है, आप पढ़ते पढ़ते 2 घंटा का समय निकाल के सब कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे राइट साइड में आप दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल हैं कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं, आप वेटर का, होटल मैनेजमेंट का कुछ सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आप 12वीं के बाद कर सकते हैं, या तो अपना पार्ट टाइम जॉब के लिए, अपना एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप उसको करके आगे की पढ़ाई के लिए आप निकाल सकते हैं। ओके, अब मैं अगले स्लाइड में जाता हूं। जो मेन कोर्सेस है, ठीक है, कई आपके कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, कई आपके आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, कई मैथ्स के स्टूडेंट होंगे और कई बायो के स्टूडेंट्स होंगे। तो अलग अलग कोर्सेस होती हैं। मेडिकल लाइन एक अलग है, आर्ट्स का फील्ड एक अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है और उसके बाद साइंस में भी अपने बहुत फील्ड है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में कैसे जाया जाए? ठीक है, मेडिकल में जाना है, जो बायो वाले हैं वो कौन कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें जा सकते हैं? जैसे इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में आपको एमबीबीएस है, बीडीएस है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, ठीक है, होम्योपैथी है। ये अलग अलग कोर्सेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं 12th के बाद ही सीधे। तो इसमें एडमिशन कैसे लिया जाए, ठीक है, वो मैं आगे के स्लाइड में आपको बताता हूं। तो मेडिकल के जितने भी कोर्सेस हैं उनमें एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम होता है, जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। नीट का एग्जाम अभी उसका नोटिफिकेशन भी निकलने वाला है, तो जो भी बायो वाले हैं वो इंटरनेट में नीट के बारे में जानकारी सर्च करते रहें, उनका फॉर्म आए, फॉर्म भरे और नीट क्वालिफाई करने के बाद में जो कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हैं वो है एमबीबीएस, जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं, फिर बीडीएस जिसको डेंटल सर्जन हम कहते हैं, उसके बाद बीएएमएस जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं और बीएचएमएस जिसमें होम्योपैथी डॉक्टर्स बनते हैं। तो ये 4 मेन कोर्सेस हैं जो नीट के बाद में आप कर सकते हैं। इसके अलावा बायो के विद्यार्थी नर्सिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इन सभी स्लाइड के बाद में आप सबके मैं सवाल भी लूंगा, जिसमें जिनको भी जिस क्षेत्र में जाना हो उसे सीधे पूछ सकते हैं कि इसमें जाने के लिए क्या करें। तो अभी जैसे मैं बता रहा हूं, बायो के विद्यार्थी नीट का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जिन अलग अलग कोर्सेस में आप जा सकते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस एंड बीएचएमएस। ओके, तो जिन्होंने मैथ्स का सब्जेक्ट लिया है और इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं
उनके लिए है जेईई। तो जेईई जो है वो ओके, जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हम जिसको बोलते हैं, इसमें इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम है और इसके थ्रू आपको सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, जिसमें आप बीटेक और बीई के कोर्सेज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हर राज्य का अपना एक पीईटी भी होता है जिसको प्री इंजीनियरिंग टेस्ट कहते हैं, और उसके थ्रू आप राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और जेईई के थ्रू आप पूरे भारतवर्ष में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम है क्योंकि इसके थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिलता है। ओके, आप में से कोई एक अनम्यूट करके ये बता सकते हैं कि आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? एनीवन? सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। मैं आपका नाम नहीं देख पा रहा हूं यहां से, बट आपका नाम भी बता दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम भास्कर है। ओके, भास्कर। तो वेरी गुड भास्कर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो न सिर्फ भारत, विश्व के सबसे अग्रणी इंस्टीट्यूट में गिना जाता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। और आज के समय में जितने भी अग्रणी कंपनियां हैं, जैसे गूगल, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि ट्विटर, इन सब के जो बड़े इंजीनियर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आईआईटी से पढ़े हुए हैं। ओके, इसमें कोई एक बता सकता है कि गूगल के सीईओ का नाम क्या है? एनीवन एल्स? सुंदर पिचाई। वेरी गुड। तो सुंदर पिचाई, उन्होंने भी आईआईटी से पढ़ाई की है, आईआईटी खड़गपुर से वो पढ़े हुए हैं। तो ज्यादातर जो बड़े कंपनियां हैं उसमें आईआईटी के इंजीनियर्स आपको जरूर मिलेंगे। तो आईआईटी जो है बहुत अग्रिम संस्था है, उसमें एडमिशन लेने के लिए जेईई ये एग्जामिनेशन है, इसको आप क्लियर करके आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए मैथ्स वाले स्ट्रीम वाले जो हैं वो ही इसमें अप्लाई करते हैं। और बायो के लिए जैसे मैंने बताया नीट, तो नीट में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे रायपुर में मेकाहारा है जिसको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर हम कहते हैं, फिर जगदलपुर में भी है, अंबिकापुर में भी है। तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एमबीबीएस में ले सकते हैं। होम्योपैथी की भी यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं जहाँ बीएचएमएस के कोर्स होते हैं, और बीएमएस के लिए भी यहाँ पे 3 से 4 कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीएमएस की पढ़ाई होती है। वैसे डेंटल कॉलेजेस भी काफी हैं, जिसमें बीडीएस का आप कोर्स में अप्लाई करके वहाँ कोर्स करने के बाद में डेंटिस्ट बन सकते हैं। ओके, कई लोग हैं जो डिफेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो 12th के बाद आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। जनरली साइंस स्ट्रीम के लोग ही इसको दे सकते हैं, मैथ्स और बायो। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी हम कहते हैं, इसमें जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जो नेवी और स्पेशली आपका एयर फोर्स में जाते हैं, तो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है। एनडीए क्वालिफाई करने के बाद में ग्रेजुएशन कोर्स होता है, उसके बाद आप लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और उन सब पोस्ट में आप जा सकते हैं, कमीशन ऑफिसर आप बन सकते हैं, चाहे नेवी में या फिर एयर फोर्स में। तो जिनको इस फील्ड में जाना है वो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। ओके, और जो आर्मी में जाना चाहते हैं उसके लिए आईएमए भी होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें ग्रेजुएशन के बाद में जाना होता है। एनडीए जो है 12th बेस में ही होता है। तो खैर बहुत वास्ट है, उसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। और अगर आपका लक्ष्य है, कई लोग का लक्ष्य होता है कि वो आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, तो उसको हम कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। तो जिनको भी ये सब दिख रहे हैं, देखिए इसमें 4-4-8 चीज दिख रहे हैं। इसमें आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो आईएएस तो जानते ही सब, जिनको जनरली कलेक्टर हम कहते हैं। और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो एक आईएएस को दिए जाते हैं। ठीक है, तो आईएएस आप क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी से। उसके बाद आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, जिसमें एसपी बनते हैं, और भी खुफिया विभाग में, सीआईडी में, अलग अलग, सीबीआई में, इसमें इनकी पोस्टिंग होती है आईपीएस की। तो आप यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आईपीएस बन सकते हैं। फिर आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, फिर आपका आईएएएस है। तो हम आईएएस को ज्यादा जानते हैं, आईएएस आईपीएस को। इसके अलावा यूपीएससी आप ये सब ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। ये सारे ऑफिसर्स जो है वो बड़े ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, और इसमें कैरियर भी बहुत अपार होती है। तो संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा देने के बाद आप इन सब में अधिकारी बन सकते हैं।
इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा किसी भी फील्ड में, चाहे वो आर्ट्स में, कॉमर्स में हो, विज्ञान में हो या मैथ्स में हो। किसी फील्ड में ग्रेजुएशन करने के बाद में आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो यूपीएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर आता है सीजीपीएससी। सीजीपीएससी के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ये है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो डिप्टी कलेक्टर का होता है। इसमें डीएसपी का भी पोस्ट होता है, जैसे उसमें आईएएस, इसमें आपको डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिलता है। तो सीजीपीएससी का एग्जाम जो है हर साल लिया जाता है, कभी कभी दूसरे साल होता है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी होता है और इसके एग्जाम्स को देने के लिए, इस परीक्षा को देने के लिए अर्हता जो है वो मिनिमम आपका स्नातक होना आवश्यक है। मतलब ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, बायो में हो या मैथ्स में हो, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। आप ग्रेजुएट हो जाइए, उसके बाद आप सीजीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। ये भी 4 चरणों में होता है। आपका प्री में होता है, प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद में आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो सीजीपीएससी का भी आप एम रख सकते हैं। अगर आप अच्छे पढ़ने लिखने में है, आपके अंदर में जुनून है, जिद्द है अधिकारी बनने का, प्रशासनिक सेवा में जाने का, तो सीजीपीएससी और यूपीएससी ये दोनों आपके लिए है। ओके, उसके बाद में देखिए, मैं तो अभी तक सिर्फ एकेडमिक्स की बात कर रहा था कि अधिकारी बनना, प्रशासनिक सेवा में जाना या गवर्नमेंट जॉब में जाना। उसके बाद में बिजनेस स्टार्टअप। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी रुचि पढ़ाई में उतनी नहीं हो, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से उनका बड़ा इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नंबर्स इनके कम आते होंगे, लेकिन वो बहुत चंट होते हैं, तेज होते हैं, बातचीत करने में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यालयों में होता है। कई बार नॉर्मल लोग, बैक बेंचर्स लोग ऐसे होते हैं, या फिर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए भी आज के समय में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसको हम स्टार्टअप्स कहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप। तो ये कुछ भी हो सकता है। कई लोग को मैंने देखा है कि अपने गांव में ही वो एक ट्रैक्टर से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद मिट्टी मुरम सप्लायर, एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बन जाते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो शॉप खोल लेते हैं, कोई शॉप, और शॉप को बड़ा कर लेते हैं। कई लोग होते हैं कि अपने जो पुश्तैनी काम है कृषि का, कृषि व्यापार में लग जाते हैं और उसमें उसको बढ़ा लेते हैं। तो बिल्कुल ये सारी संभावनाएं हैं, पर अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कर लेंगे तो आपको उस व्यापार को आगे बढ़ाने में और सहायता होगी। हो सकता है आज आपने बड़ा कर लिया, लेकिन कल आपको बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपने पढ़ाई किया है, आपने उस कोर्स को किया है, आपको जानकारी है, तो आपके लिए वो सरल और आसान हो जाएगा उस आपके व्यवसाय को ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो बिजनेस स्टार्टअप, अगर आपके पास में कोई भी आइडिया है, आपने 4 दोस्तों ने मिल के ये सोच लिया कि भाई हम लोग सब्जी उगाने का काम करेंगे, बहुत अच्छा है, आप उसमें कर सकते हैं। उसका कोर्स करिए, आप डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स करिए, आप कृषि संबंधित कोर्स करिए, उसके बाद उस व्यवसाय को करिए, तो उसके सफल होने की संभावना ज्यादा अच्छा है। आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का सोच सकते हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट बनने का सोच सकते हैं, आप कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस स्टार्टअप के लिए, लेकिन इन सब के लिए एक ही चीज है कि आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, दूसरा जो जानकारी, जो स्किल सेट है उसको सीखना होगा। तो ये बहुत आवश्यक है। ओके, उसके बाद कोई बता सकता है ये लेफ्ट में जो लड़की है वो कौन है? एनीवन? अरुणिमा सिन्हा। नहीं नहीं, गलत गलत जवाब है। ये अभी लेटेस्ट न्यूज है। देखिए, आप सबको मैं एक चीज सलाह दे रहा हूं और एक निवेदन भी कर रहा हूं कि यदि आपको आगे लाइफ में कोई भी चीज का जानकारी अपडेटेड रहना है, तो आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर शुरू करिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर देंगे और आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो आपका आधा तैयारी ऐसे ही हो जाता है। वो क्योंकि जीके होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जिनको भी चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, चाहे पाठ्यक्रम के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, चाहे
साइंस के क्षेत्र में कहीं भी आपको पढ़ना है तो एक चीज आप रख लीजिए कि आपको देश दुनिया की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना डेली बेसिस में आपको आदत डालना ही होगा। आप डेली इंस्टाग्राम चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली यूट्यूब खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ और ऐप खोलते हैं, कोई फेसबुक देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूज जरूर पढ़िए डेली। आप इन सभी माध्यमों से आप न्यूज पे अपडेट रह सकते हैं। तो न्यूज़पेपर देखना बहुत जरूरी है। तो अभी भी क्वेश्चन वही है, ये स्क्रीन में आपका दिख रहा होगा आपको, तो आप बताइए वो कौन है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड का भी बता सकते हैं, दोनों में से कोई एक। नैना हाँ बताइए। ठाकर। ओके, नाम नैना बताइए अपना, ठाकर। आपका निधि साहू। नाम बताइए। निधि साहू निधि जी, साहू। बहुत सही आंसर है आपका, ये नैना सिंह धाकड़ है। अच्छा, नैना सिंह धाकड़ है जिन्होंने अभी अभी माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला है जिन्होंने ये कारनामा किया है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि बस्तर से आती है नैना सिंह धाकड़, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना इतना आसान नहीं है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने वाले 50% लोगों का मिशन जो है असफल हो जाता है, वो नहीं चढ़ाई करना पड़ता। और बाकी के जो 50% होते हैं उसमें 30% लोगों को अपना जान गंवा देना पड़ता है, अपना हाथ गंवा देना पड़ता है, पैर गंवा देना पड़ता है, इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि वो बहुत कठिन परिवेश है। कभी आपको मौका मिले तो आप, एक मूवी है द वर्टिकल लिमिट और एक एवरेस्ट, ये 2 मूवीज है, हॉलीवुड में बनी है, इनको आप देख सकते हैं, या यूट्यूब में एवरेस्ट के नाम से आप सर्च करके उस पर डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं कि कितना कठिन होता है माउंट एवरेस्ट में चढ़ना। तो सबसे पहले ये बात है कि लक्ष्य बना के अगर आदमी मेहनत करे, जुनून रखे, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा जा सकता है। तो ये जो कोर्सेस हैं, पोस्ट है, उसको तो जरूर हम कर सकते हैं। ओके, तो राइट साइड में जो फोटो है उसका नाम कोई बता सकता है? एनीवन? राइट साइड में जो फोटो है, कोई कोशिश करना चाहेगा? सर शायद निपुण मल्होत्रा है। जी नहीं, गलत जवाब है। ये छत्तीसगढ़ के ही हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं। इन्होंने अभी दुनिया की 10 जो ऊंची चोटियां हैं उसमें से 2 पे फतह हासिल किया है। एक ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी पे और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पे इन्होंने चढ़ाई की है। और ये दोनों डबल, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, इनके दोनों पैर नहीं है, डबल लेग इम्प्यूटी है ये, उसके बावजूद इन्होंने दोनों ऊंची चोटियों पे चढ़ाई की है, और छत्तीसगढ़ से आते हैं। साहू है, साहू। साहू है, इनका नाम है चित्रसेन साहू। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, चित्रसेन साहू, ये रायपुर से ही हैं। इन्होंने जो है दुनिया की, मतलब जो टॉप 10 जो ऊंची चोटियों में से 2 ऊंची चोटियों पे फतह हासिल की है अभी। तंजानिया में जो ऊंची चोटी है उसको उन्होंने वो किया है, कॉन्कर किया है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है उसको भी उन्होंने कॉन्कर किया है। तो चित्रसेन साहू और ये दोनों ही पर्वतारोही हैं। तो देखिए, कहने की बात यह है कि आपके आसपास जो चीजें महत्वपूर्ण हो रही है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसकी जानकारी होगी, वही सूचक है कि आप जो है अभी जो इतना जो कंपटीशन का एज है उसमें आप बने हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप रेस से बाहर ही हैं। रेस से बाहर होंगे तो आप रेस जीत कैसे सकते हैं? आपको रेस में होना पड़ेगा, कंपटीशन में होना पड़ेगा। तो कम से कम ये छोटी छोटी जानकारी जो आपके आसपास की है, उस जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और पर्टिकुलर क्लासेस में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद जो जिज्ञासा आती है जानने की और उसको जानते हैं, तो आपका जीके ऐसे ही प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप 11वीं 12वीं में शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब जागो तब सवेरा। ये चीजें हमको 8वीं कक्षा से शुरू कर देनी चाहिए। 8th और 9th से न्यूज़पेपर, जो भी आपके भाई बहन मित्र आसपास के लोग हैं, उनका सहयोग करिए, उनको बताइए कि अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो एक स्लाइड और है।
ओके, अभी मैं प्रश्न लूंगा। मेरे ख्याल से मैंने जो जानकारी बताई है बहुत लोग को क्लियर है, तो अब मैं आप लोग के प्रश्न लूंगा। ठीक है, तो जिनको भी कोई मन में जो भी जिज्ञासा है, पूछना चाहते हैं, प्रश्न है, वो मुझे पूछ सकते हैं। जब कोई एक बोल रहा होगा तो आप अनम्यूट रखेंगे, वो खत्म कर लेगा, उसके बाद आप अनम्यूट करके बोलेंगे। तो कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी ने कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाया होगा, चाहे वो स्टडी को लेकर के हो, चाहे किसी पोस्ट में पहुंचने के लिए लेकर के हो। जी पूछे। कारण टीचर से भी पूछ सकते हैं यदि कोई समाधान चाहिए तो। देखिए, कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं क्या ज्यादा से ज्यादा सवाल ले लेना चाहता था, क्योंकि बहुत सब इतनी सारी चीजें हैं कि वो कवर नहीं की जा सकती, तो वो सवाल से ही कवर होता है। तो पिछला हमने कार्यक्रम किया था खरोरा में, खरोरा स्कूल से, उसमें बहुत सारे सवाल आए थे। हमको कार्यक्रम को आधे घंटे और एक्स्ट्रा चलाना पड़ा था। तो आप अगर आपको कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा कोर्स है, किस तरह से जा सकते हैं, क्या एग्जाम देना होगा, इस तरह की चीजें आप पूछ सकते हैं। विलम्ब कर रहे हैं तो कॉमर्स लाइन के बच्चे किस किस फील्ड में जा सकते हैं, इसके बारे में बताइए। ओके, कॉमर्स का मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं, वो जैसे बेसिक जो कोर्स है, जैसे बीकॉम जिसको कहा जाता है, तो बीकॉम करने के बाद में उसमें या वो बीकॉम कर सकते हैं या बीबीए कर सकते हैं। तो बीबीए जो है वो ज्यादा केंद्रित होता है, आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोर्स होता है। उसके बाद में वो कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर सीए सीपीटी का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर वो किसी भी, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, या जैसे मैंने अभी बताया सीजीपीएससी, यूपीएससी, इन सब एग्जाम में दे करके भी वो अधिकारी बन सकते हैं। एमबीए बाद में आगे हेलो बीबीए सर। करने के बाद एमबीए कर सकते हैं। हाँ जी पूछिए। जी पूछिए। सिविल सर्विस के लिए कैसे करें? सिविल सर्विसेज कैसे करें, ये सवाल है क्या आपका? स्टेट लेवल के लिए। देखिए, हाँ देखिए, मैंने बताया दो चीजें हैं सिविल सर्विसेज। एक है यूपीएससी और एक है सीजीपीएससी। ठीक है, ये दोनों सिविल सर्विसेज के अंदर में आती हैं, जो बड़े एग्जाम्स हैं मेन। ये दोनों एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं, आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। इवन आप बी एमबीबीएस ये भी कर सकते हैं, उससे कोई वो नहीं है। तो कोई भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद आप उस ये एग्जाम जो है यूपीएससी या सीजीपीएससी, जिस पोस्ट में आपको जाना हो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकती हैं। और इनके लिए कहा जाता है कि यूपीएससी और सीजीपीएससी, इन सब सब्जेक्ट के लिए पहले ज्यादातर लोग जो है वो विज्ञान विषयों से नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग जाने के बाद में लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इतिहास, इस तरह के सब्जेक्ट लेते हैं उन एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये आपके ऊपर में है, क्योंकि बाद उनको पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। ज्यादातर लोग विज्ञान के विषय से नहीं लेते, जैसे गणित है या भौतिकी है, रसायन है, ये सब सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। उनके लिए वो ज्यादातर, जैसे मैंने बताया, राजनीति विज्ञान, लोक रसायन, ये सब सब्जेक्ट लेते हैं। और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद में फिर जो पोस्ट है उसमें वो जाते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि 3 मुख्य चरण होते हैं एग्जाम के। पहला होता है प्री एग्जाम, जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब उसमें
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, MCQ जिसको कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के बाद में उसमें अच्छे नंबर्स लाने के बाद में आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है, जिसमें लिखित परीक्षा होता है। उसमें आपको आंसर लिखना होता है। तो लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 3 चरणों में CGPSC और UPSC दोनों में ही होता है। तैयारी करने के लिए आप 10वीं कक्षा से लेकर 12वीं और जो भी आपका ग्रेजुएशन 12वीं तक के NCERT की सारी किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए, जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर जिसको कहा जाते हैं, उसको स्ट्रांग रखिए आप, तो आपको क्लियर करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जी, अगला सवाल। सर फार्मेसी के बारे में बताओ सर। फार्मेसी, बायो और मैथ्स दोनों के ही स्टूडेंट जो है PPT की परीक्षा होती है, सॉरी प्री फार्मेसी टेस्ट भी कहा जाता है जिसको। तो उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं और फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये फार्मेसी भी कॉलेजेस काफी है छत्तीसगढ़ में। तो 12वीं के बाद आप ये एग्जाम दीजिए और उसमें फार्मेसी में आपको एडमिशन उसमें मिलेगा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर BDS को बताओ सर। BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। BDS का मैंने बताया शुरू में, वैसे स्लाइड मैंने एक रखा था। इसमें नीट का एग्जाम आपको देना होगा। तो नीट का एग्जाम देने के बाद में आप BDS का वो कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं BDS में। उसके लिए क्या तो क्या उसके लिए क्या क्या मतलब क्या क्या करना पड़ेगा ये पूछ रहा हूँ सर। आपको 12th बायो के स्ट्रीम में आप होंगे तो 12th का एग्जाम करने के बाद में आपको उसमें सिलेबस आता है। एंट्रेंस एग्जाम नीट का होता है, उसमें सिलेबस दिया जाता है। सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करिए और नीट का एग्जाम में आप बैठेंगे तो अच्छे मार्क्स आने पे आपको सीधा कॉलेज में काउंसलिंग होगा, उसमें आप कोई भी कॉलेज चुन के उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बेहतर होगा आप 10वीं से लेकर के 12वीं तक के जितने भी NCERT की किताबें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, विज्ञान की और इंग्लिश की, और थोड़ा सा GK भी रखें आप, तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको क्लियर करने में। थैंक यू सर। हाँ, अगला सवाल। सर कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ बताइए ना। ओके, कंप्यूटर साइंस आज के समय में बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, पर यदि आप मैथ्स स्ट्रीम से आपने 12th किया है मैथ्स लेके, तो आपको BSc कंप्यूटर साइंस करने का मौका मिलेगा। और आप जो है इंजीनियरिंग, जो मैंने BTech बताया, BTech और BE, ये दोनों कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए कोर्सेस हैं। तो इसमें आप एडमिशन लेके, मतलब इसके लिए क्या है, JEE का एग्जाम होता है। और हमारे यहाँ राज्य सरकार जो लेती है वो है PET, जिसको प्री इंजीनियरिंग टेस्ट कहा जाता है। व्यापारिक परीक्षा मंडल व्यापम जिसको कहते हैं, ये PET का एग्जाम देती है। तो उसका भी नोटिफिकेशन अभी निकलने ही वाला है। तो आप जो बड़े कॉलेजेस में IIT और जो NIT जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE क्लियर करना होगा, और राज्य सरकार का जो GC गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको PET क्लियर करना होगा। इसके अलावा आप साइंस कॉलेजेस जो हैं, जैसे रायपुर में साइंस कॉलेजेस है और भी कई महाविद्यालय है, वहाँ पे BSc कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन आप सिर्फ कोर्स BSc कंप्यूटर साइंस करना है उसके लिए मत करिए। आपको लक्ष्य होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है, आपको कोडर बनना है, या आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। इस तरह से आप सोच के आप कोर्स में एडमिशन लीजिए। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आप कंप्यूटर साइंस में जाकर कर सकते हैं। इसमें BCA भी है, PGDCA भी है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके सिर्फ पढ़ के भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल। MCA कौन अप्लाई कर सकता है, किस क्लास के बाद जाना चाहिए? हाँ सर नमस्ते। इसमें कुछ बच्चे 10वीं पास आउट होकर निकले अभी है ना, तो बच्चे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि
बायो ले कि मैथ्स ले, और बायो लेंगे तो क्या क्या स्कोप है, मैथ्स लेंगे तो क्या क्या स्कोप है, तो जरा इसके बारे में बताइए सर। ओके, देखिए सभी सभी स्ट्रीम में स्कोप है, चाहे आप आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, मैथ्स लें, लेकिन आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या रुचि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक डिसाइड नहीं किया तो पहले आप सोचिए। आपको जैसे मान लीजिए कलेक्टर बनना है, लेट सपोज एग्जांपल, आपको आईएएस बनना है, तो आप तीनों ही स्ट्रीम से आईएएस बन सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, या फिर आप बायो ले या मैथ्स ले, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद आप जो है यूपीएससी का परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन मैथ्स के जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वो मैथ्स पढ़ते हैं, तो उनका रीजनल एबिलिटी जो है, रीजनिंग एबिलिटी इंक्रीज होता है। जब आप मैथ सॉल्व करते हैं तो दिमाग आपका तेज चलने लगता है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को बाद में पढ़ सकते हैं। ज्यादातर मैथ्स वाले लोग बीई करने के बाद में यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और सब्जेक्ट लेते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके वो यूपीएससी क्लियर करते हैं। तो ये ट्रेंड है। अभी ज्यादातर जो आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं सब मैथ्स वाले हैं, बीई वाले, बीटेक वाले ज्यादातर लोग हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप मैथ्स लीजिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, पर आपकी रुचि किसमें है वो देखिए। आप कौन से विषयों में आपकी रुचि है, उसको आपको देखना होगा। तो यदि आपको गणित, विज्ञान के विषय अच्छे लगते हैं तो आप बायो या गणित में जा सकते हैं। यदि आपको आर्ट्स के विषय अच्छे लगते हैं तो आर्ट्स में जा सकते हैं। थोड़ा गणित और थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो कॉमर्स में जा सकते हैं। ज्यादातर लोग तो कॉमर्स लेने, बायो नहीं ले सकते तो कॉमर्स लें, ठीक है, वो भी मैथ्स ही है। तो ये मायने नहीं रखता कि आपको अच्छा, सरल या कठिन क्या लगता है, मायने ये रखता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको पहुंचना कहाँ तक है। आपको एक ड्रीम देखना पड़ेगा। अगर आपको रायपुर पहुंचना है तो आप, जी हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है बच्चे लोग से। हाँ, बच्चे लोग से एक क्वेश्चन आ रहा है ना कि अधिकतर जो हमारे स्कूल में बच्चे लोग बायो लेके पढ़ते हैं, थोड़ा मैथ्स में कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैथ्स से रिलेटेड कुछ डाउट क्लियर कीजिए इन लोग का। अगर आप डर के कारण मैथ्स नहीं ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि आप मैथ्स नहीं ले रहे हैं इसलिए बायो ले रहे हैं, तो उससे ज्यादा बड़ा गलती कुछ नहीं है। अगर आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने के डर से आर्ट्स ले रहे हैं तो भी गलत है। ठीक है, देखिए कठिनाई से नहीं डरना है। मैंने कहा कि आपके पास में लक्ष्य होना चाहिए। आप 10वीं तक ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, आप एक लक्ष्य रखिए कि हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या हो सकता है आपको इंजीनियर बनना है, हो सकता है डॉक्टर बनना है। तो जिन लोगों ने बायो में एडमिशन लिया है और उनकी रुचि है कि वो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहायता करना चाहते हैं, चाहे वो फार्मेसी करना चाहते हैं, चाहे वो नर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो बायो लेके पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन जो मैथ्स नहीं ले पा रहे हैं इसलिए बायो ले रहे हैं, वो सही नहीं है। और जैसे सर ने बताया कि ज्यादातर विद्यालयों में मैथ्स वाले की संख्या कम होती है, लेकिन वहीं से सबसे ज्यादा संभावनाएं निकलती है। असल में मैंने कहा कि मैथ्स के विद्यार्थी इंजीनियर भी बन जाते हैं, मैथ्स के साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, मैथ्स के विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाते हैं और आईएएस भी बन रहे हैं। उससे आपको उस विषय को पढ़ने से, क्योंकि उसमें विज्ञान ज्यादा है, उसको पढ़ने से आपका रीजनिंग कैपेबिलिटी बढ़ता है। तो इससे आप किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ज्यादातर जो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं वो मैथ्स के फील्ड से हैं। वो मैथ्स लेने के बाद में यूपीएससी का एग्जाम देते समय आर्ट्स के विषय का चयन कर लेते हैं, उनको सरल लगता है और फिर वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य होना जरूरी है। उसके बाद आप कठिन चीज को भी अडॉप्ट करके उसके ऊपर महारत हासिल कर सकते हैं। आपको अगर करना है, किसी एक व्यक्ति को, अगर जैसे एक होता है ना हीरे की खान में, हीरा जो है बहुत नीचे में मिलता है, तो पहले कोयले की खान में कोयला निकालते 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 बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, तब हीरा मिलता है। तो अगर कोई कठिनाई से अगर डर जाएगा तो उसको हीरा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको कई लोग जो बहुत दूर से स्कूल आते हैं, पैदल चलना होता है,
या कुछ काम करके आना होता है, तो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब वो वहां तक पहुंचते हैं। उसी तरह आप सिर्फ डर के मारे कोई सब्जेक्ट बना ले, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट को सरल बनाया जा सकता है अपनी मेहनत से, ठीक है। तो मैथ्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिससे बहुत सारी संभावनाएं मिलती है, पर फिर भी मैं मैथ्स के ऊपर ही पूरा जोर नहीं दूंगा। पर डर के कारण आप दूसरे विषय को मत लीजिए, आप जाइए, क्योंकि मैथ्स वाले ही सबसे ज्यादा विज्ञान पढ़ते हैं। वहीं से फिर इंजीनियरिंग की या विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं फिर मिलती है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं जो कि कोर साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें आप जा सकते हैं। और इंजीनियरिंग का एरिया है जहाँ पे बहुत प्रकार की इंजीनियरिंग है, जिसमें अभी वर्तमान की डिमांड भी है। उससे आप बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त हो जाते हैं करने के लिए। तो थोड़ा सा इनकरेज करिए 9th और 10th के बच्चों को, तभी फिर वो मैथ्स के लाइन में जा पाएंगे। थोड़ा टीचर्स को भी इसमें थोड़ा सा, आप लोग भी इसमें काम कर सकते हैं, तो हो सकता है संख्या उसमें बढ़े। और बायो वाले की संख्या के ज्यादा होने के कारण मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कई लोग उसमें होते हैं जो मैथ्स लेना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हिचक या डर के कारण वो बायो में आ जाते हैं। तो डर से कोई डिसीजन मत लीजिए, अपना लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के हिसाब से चलिए, वो ज्यादा, तब आप सही विषय का चुनाव कर पाएंगे। जी, और कोई सवाल? एक सवाल आया चैट बॉक्स में, ये सीए का कोर्स का क्या मैथ्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं? ये है, और बीटेक कंप्यूटर साइंस के बारे में भी बताइए। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए जेईई का एग्जाम आपको देना होगा। जेईई का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे बीटेक के जैसा बीई भी सेम कोर्स है, वो पीईटी के थ्रू आप जा सकते हैं। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर में है। अगर आप आईआईटी जैसे बड़े संस्थान में जाना चाहते हैं तो जेईई का एग्जाम देना होगा, और आप राज्य के कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो पीईटी से आपका हो सकता है। और सीए का मैथ्स वाले पूछ रहे हैं, तो सीए का एग्जाम मैथ्स के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, मेरी जो जानकारी है। तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो देने के बाद में आप कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट सवाल सर, बोलिए। इसरो में जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसरो एक संस्था है, उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है बीच बीच में अभी 6 महीने पहले उसने निकाला था, वो जूनियर साइंटिस्ट का पोस्ट उसने निकाला था। उसके लिए आपको विज्ञान के विषयों में, मैथ्स में ज्यादा स्कोप रहता है। गणित के विषय के जो ग्रेजुएट्स हैं उसको सीधी भर्ती करती है, वो एग्जाम लेती है, एंट्रेंस एग्जाम, और उसके बाद में जूनियर साइंटिस्ट का पोस्ट देती है। तो साइंस ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा। तो उसमें टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, जूनियर साइंटिस्ट का पोस्ट है। ज्यादातर जो लोग वो लेती हैं वो साइंस ग्रेजुएट जो मैथ्स के फील्ड से ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनको मिलता है। चाहे इसरो है, HAL है, आपका HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो फाइटर प्लेन बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है। वैसे ही एक संस्था है DRDO, जिसको हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो मिसाइल्स बनाती हैं अपने इंडिया के लिए, और भी बहुत सारे रक्षा उपकरण बनाती हैं। तो उसमें जाने के लिए आपको इंजीनियरिंग या मैथ्स उससे ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो बायो वाले की भी लेते हैं, लेकिन बहुत ग्रेजुएशन के बाद ही एग्जाम लेती है ना? हाँ, ग्रेजुएशन चाहिए आपको। प्रेफरेबली मैथ्स के जो स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं उनको, उनकी संभावनाएं ज्यादा है वहां पे। उनको क्या, साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए मैथ्स वाला ही चाहिए होता है। तो मैथ्स से अगर आपका ग्रेजुएशन है या इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है तो आप इसरो में जा सकते हैं। सर, व्यापम क्या होता है? व्यापम व्यापारिक परीक्षा मंडल का पूरा नाम है। आप अपने मोबाइल में व्यापम लिख के गूगल में सर्च डालेंगे तो छत्तीसगढ़ का व्यापम परीक्षा मंडल का आपको वेबसाइट मिलेगा। व्यापम जो है बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड में जो भर्तियां हैं, परीक्षा आयोजित करती है, जैसे कि PET, PMT, इसके अलावा जैसे पटवारी परीक्षा होती है, जैसे बाल विकास अधिकारी की परीक्षा होती है। बहुत सारी ऐसे अधिकारियों की परीक्षा जो है वो व्यापम लेता है, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, और भी बहुत सारे अधिकारी हैं जो CGPSC में नहीं रहता, उसके जो है वो व्यापम लेता है। इवन जो टीचर्स के लिए जो परीक्षाएं लेती हैं, जैसे TAT है, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षाएं हैं, ये सब व्यापम लेता है। तो ये सब टेस्ट एजेंसीज के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है।
तो एक अभी NIT है जो NTA है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो अभी नीट की परीक्षा लेती है और JEE की भी परीक्षा लेती है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में व्यापम और UPSC CGPSC, ये 2 हैं जो परीक्षाएं आयोजित करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार का SSC है, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, मतलब कर्मचारी चयन आयोग जिसको कहा जाता है। तो बहुत प्रकार के जो अधिकारियों की परीक्षा है जो SSC लेता है। तो SSC, UPSC, CGPSC और व्यापम, इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। राज्य के कौन से आयोग हैं जो परीक्षा लेते हैं और केंद्र सरकार के कौन से हैं, तो इनसे आपको पता होना चाहिए। और देखिए, अगर आपने आर्ट्स भी ले लिया तो घबराने की बात नहीं है, उसमें भी अवसर है। अगर आपने बायो ले लिया तो भी आपको बहुत सारे अवसर है, और मैथ्स है तो बहुत सारे अवसर है ही। तो अगर आप अगर 11th में आ गए हैं तो एक लक्ष्य बना लीजिए, ठीक है। फिर लक्ष्य बनाने के बाद ही आपको पता होगा कि कौन कौन से कोर्स करके चलना है। नहीं तो आप चौराहे में खड़े होकर आप सोचेंगे, रास्ते तो कई हैं, आपको कहाँ जाना है ये पता नहीं है, तो वहीं गोल गोल घूम के रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप डिसाइड करिए कि आपको जाना है नागपुर, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, बेंगलोर जाना है, तभी आप उस रास्ते का चयन कर पाएंगे जिससे आप जाके उस जगह तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो बनना है, जैसे किसी ने पूछा इसरो में जाना है, उनका लक्ष्य एकदम क्लियर है कि इसरो में जाना है। इसरो में जाने के लिए ग्रेजुएशन करिए, उसमें कम से कम 67% मार्क्स मांगा जाता है, और फिर उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो एग्जाम दे के फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। जी, अगला सवाल। एक सवाल मुझे चैट बॉक्स में आया है कि LLB, एक मिनट, LLB के बारे में बताएं। LLB जो है लॉ का कोर्स होता है, जिससे बन के एडवोकेट या जज वगैरह की परीक्षा आप आगे दे सकते हैं। तो इसके लिए अभी BA LLM होता है, 12वीं के बाद आप उसमें सीधा एडमिशन ले सकते हैं। या आप आर्ट्स के विषयों में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप LLB में अप्लाई कर सकते हैं, LLB के उसमें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो लॉ के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। तो अभी दोनों को मर्ज कर दिया, एक कोर्स बना दिया BA LLM, जिसमें आप BA करते करते फिर LLM भी आप साथ में कर लेंगे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, आपका नया रायपुर में, मैं उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो लॉ यूनिवर्सिटी, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी है, जो बहुत फेमस है, और भारत के कोने कोने से वहाँ पे विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। तो वहां से लॉ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज है, पंडित रविशंकर शुक्ल है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, वहां से भी LLB और BLLM के कोर्स हो रहे हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं चैट बॉक्स से ले रहा हूँ, इसमें है कि सर पैरामेडिकल कोर्स क्या है? तो पैरामेडिकल कोर्सेस, देखिए, कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले असल में, जब छत्तीसगढ़ की सरकार थी, अजीत जोगी जी थे, तो उन्होंने एक कोर्स शुरू किया था, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम पैरामेडिकल कोर्स किया था। बाद में उसको बंद कर दिया गया। तो अभी पैरामेडिकल के नाम पे आप कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, बट जैसे नर्सिंग का कोर्स है, आप फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स है, आप BHMS का, BDS का, ये सारे कोर्स करके आप मेडिकल उसमें फील्ड में जा सकते हैं। और एक टेक्निकल अभी एक कुछ दिन पहले ही निकाला है, टेक्निकल असिस्टेंट का सीधी भर्ती, जिसमें 12वीं के बाद में वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसको करने के बाद में आपको टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे आपको जॉब देगी सरकार। तो क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत है, तो उस कोर्स को शुरू किया गया है। ये मेडिकल कॉलेजेस उसको रन कर रही है। तो आप हमारा आयुष विश्वविद्यालय का वेबसाइट है, उसमें जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप आयुष डालिए या CG हेल्थ डालिए, CG हेल्थ गूगल में डालिए तो आप छत्तीसगढ़ का आपको मिलेगा CG हेल्थ डिपार्टमेंट का वेबसाइट, उसमें से आपको जानकारी मिल जाएगा इसका। एक और कोर्स है NDA के बारे में। NDA के बारे में ऑलरेडी स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12th के बाद में ज्यादातर मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा संभावना रहता है, क्योंकि जो कोर्स जो पूछे जाते हैं वो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश के आते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो है उसको क्लियर करने के बाद में आप पायलट बन सकते हैं, नेवी में कैप्टन बन सकते हैं, और अच्छे आप ऑफिसर्स जो है उसमें बन सकते हैं, कमीशन ऑफिसर NDA में। तो NDA एक तरह का एक्चुअली ग्रेजुएशन कोर्स ही होता है, जो 3 साल तक ट्रेनिंग देता है, जो अकादमी है वहां पे, फिर आप पास आउट होके फिर ऑफिसर बन जाते हैं।
एक और सवाल आया है सौरभ साहू का, जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जज बनने के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा बीए एलएलबी का कोर्स करने के बाद में उसमें सिविल जज का अलग से एग्जाम होता है, तो वो क्लियर करने के बाद फिर आप जज बन सकते हैं। एनटीपीसी के बारे में बताइए। एनटीपीसी का बीच बीच में बहुत सारा नोटिफिकेशन आता रहता है। एनटीपीसी जो है गेट का एक एग्जाम होता है जिसको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप गेट का एग्जाम देते हैं तो उसके स्कोर के आधार पे आपको एनटीपीसी में एंट्रेंस मिल सकता है। ठीक है, उसका भी एग्जाम होता है, नहीं तो गेट के स्कोर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की बात आई तो और भी बड़े इसके ऐसे कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जैसे BHEL है, भेल जिसको कहते हैं, और इसरो जैसे कहा इन्होंने, HAL कहा, ऐसे और बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ONGC है। यहाँ सभी में जो पब्लिक सेक्टर PSUs हैं, इसमें गेट का जो होता है, इसमें इंजीनियरिंग के बाद में गेट का एग्जाम दिया जाता है। तो मैथ्स वाले के लिए बहुत ज्यादा अवसर मिलता है यहाँ पे। तो अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग करने के बाद गेट में अच्छा स्कोर करिए और PSUs में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद ये ग्रेजुएशंस को भी लेती है, तो ग्रेजुएशन बेस पे वैसे बहुत कम पोस्ट निकलता है, फिर भी बीच बीच में आप नोटिफिकेशन देखते रहें तो आपको मिल सकता है। रोजगार समाचार या न्यूज़पेपर या डायरेक्ट वेबसाइट में जाके भी आप इसमें चेक करते रह सकते हैं। एक और सवाल आया है आर्मी में जाने के लिए, एक मिनट, ये चैट बॉक्स का थोड़ा विकास भाई आप हैं क्या? सर DRDO के बारे हाँ में मैं हूँ। थोड़ा चैट बॉक्स का सवाल बताएंगे क्या? हाँ ठीक है, पढ़ने में दिक्कत। ये एक है कोई पूछ रहे हैं आर्मी में जाने के लिए क्या करना चाहिए आर्मी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आर्मी आप 10th के बाद में भी जा सकते हैं। तो 10वीं के बाद में जो होता है जनरली सिपाही के लिए होता है, तो उसमें दौड़ आयोजित की जाती है। बीच बीच में न्यूज़पेपर में आता है कि भिलाई में आर्मी ने रखा है सिलेक्शन का, भिलाई में, रायपुर में, तो ये दौड़ कराती है। इसमें फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप आर्मी में जाते हैं 10वीं के बाद से ही, तो आप डेली 5 किलोमीटर दौड़िए और मतलब देखिए कि कितना कम समय में कितना ज्यादा आप दौड़ सकते हैं। आपको पुलअप, पुशअप, तो फिजिकल एबिलिटी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, स्टेमिना अच्छा रखना पड़ेगा, फिटनेस आपको अच्छा रखना पड़ेगा, और कुछ मतलब थोड़ा जीके वीके अपने उसका जानकारी रखिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एक टेस्ट भी होता है। ये हो गया। 12वीं के बाद आप, जैसे मैंने NDA बताया, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। 12वीं के बाद में भी आप दौड़ लगा के भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं आर्मी में, तो ऑफिसर बनने के लिए उसमें IMA का एग्जाम होता है, जिसको इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहा जाता है। तो उसमें जाके आप ऑफिसर का कोर्स करके ऑफिसर बन सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप शुरू से NCC वगैरह में हैं तो NCC के थ्रू भी उसमें प्रायोरिटी मिलता है जाने के लिए। तो 10th के बाद में, 12th के बाद में और ग्रेजुएशन के बाद में सभी अवसरों में आप आर्मी में जाने की आपको चांसेस मिलता है। सीधी भर्ती का भी इसमें बीच बीच में विज्ञापन निकलता है, जिसमें आप परीक्षा देके और अपना जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट देके आप जा सकते हैं। शोन भाई एक सवाल है, वो बोल रहे हैं कि आर्ट्स के बाद, 12th में आर्ट्स के बाद क्या स्कोप है आगे? 12th में देखिए, आर्ट्स के बाद अगर आप आगे पढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करिए और CGPSC, UPSC, SSC के बहुत सारी परीक्षाएं दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं। इवन आप जैसे आर्ट्स के बाद में तो 12वीं बेस के भी बहुत सारे कुछ परीक्षाएं होती है, बट मैं आपको कहूंगा कि आपको स्किल सीखे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे शुरू में मैंने स्किल की बात कही, तो कोई भी स्किल हो सकता है। आप कंटेंट राइटिंग का एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप टाइपिंग का, कंप्यूटर का कुछ जानकारी आप रखिए, टेलीकॉलिंग कर सकते हैं। तो ये स्किल से आपको आगे पढ़ने में आपको सहायता होगी। तो आर्ट्स के बाद में आप BA करिए, ग्रेजुएशन करिए, और गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करना है तो SSC, CGPSC, UPSC ये एग्जाम दे सकते हैं। या आप टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो B.Ed और M.Ed करने के बाद आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं। इसमें TAT का जो एग्जाम है, TET का जो एग्जाम है, उसको क्लियर करने के बाद में आप टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो संभावनाएं उसमें भी बहुत है। एक सवाल मैं देख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आप मैथ्स के स्टूडेंट होने चाहिए,
फिर आप इंजीनियरिंग में जेईई और पीईटी दोनों के थ्रू आप एंट्रेंस देने के बाद में आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों ही माध्यम से आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करिए, फिर कोडिंग आप सीखिए, फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। सर और ये आर्मी का पोस्ट कब मिलेगा? आर्मी का पोस्ट बीच बीच में निकलते रहता है, तो आप रोजगार समाचार पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी उसमें भी जाके देख सकते हैं, और एक freshersworld.com करके एक वेबसाइट है, वैसे वो शासकीय नहीं है, उसमें भी जाने से बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं, freshersworld.com, उसमें भी जा सकते हैं। एक सवाल है डीआरडीओ के बारे में बताइए, तो डीआरडीओ को मैंने बताया है कुछ देर पहले, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अलग अलग जनरली ग्रेजुएशन बेस पे ये टेक्नीशियन की भर्ती लेती है, रिसर्चर का भर्ती लेता है। तो डीआरडीओ डायरेक्ट एग्जाम देता है और गेट के थ्रू भी जाया जा सकता है। तो जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं और गेट में अच्छा नंबर लाए हैं, उनको डीआरडीओ में अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो देखिए, ये बता रहा हूं, अभी यहाँ पे जितने भी सवाल आ रहे हैं सब में मैथ्स वाले के लिए ज्यादा एडवांटेज रहता है, ठीक है। जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैथ्स से आपने किया है, इंजीनियरिंग किया है, गेट किया है, तो आपको संभावनाएं ज्यादा मिलती है। तो ये फायदा है मैथ्स स्ट्रीम का। सर और ये फॉरेस्ट पुलिस के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये यूपीएससी के थ्रू भर्ती लेता है, तो आप फॉरेस्ट ऑफिसर का व्यापम भी उससे भर्ती लेता है, और आप सेंट्रल बेस पे भी उसमें भर्ती होता है। मतलब आईएफएस ऑफिसर आप बनना है तो यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप सीधा आप जो वन संरक्षक है वो बन जाएंगे, और नीचे का जो जैसे रेंजर है, ये सब जो बनना है वो सीजीपीएससी दिला के आप बन सकते हैं। बीपीएससी का सिलेबस बताएं। बीपीएससी का सिलेबस तो नहीं, अगर आपको कोर्स का पता है तो आप कोर्स अपने जाइए, कोर्स का आपको सिलेबस आपको मिल जाएगा जो यूनिवर्सिटी है वहां से। बीईई कोर्स क्या होता है? बीई मैं बता सकता हूँ, बीई थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो जानूंगा, हो सकता है कुछ और हो। तो बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, पीईटी के थ्रू आप जा सकते हैं, आप जेई के थ्रू आप जा सकते हैं। अच्छा, बीपीटी के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है? मेरे ख्याल से बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, तो नीट के थ्रू आप जाएंगे। नीट और कोई सवाल अगर? पॉलिटेक्निक छूट गया। पॉलिटेक्निक 10th के बाद में पीपीटी का एग्जाम होता है, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, तो उसमें आप जाके फिर पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं। ये भी इंजीनियरिंग के ही कोर्सेस होते हैं, तो उसके बाद आप जूनियर इंजीनियर्स वगैरह जो है ये सब कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और कोई सवाल पूछा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 12th मैथमेटिक्स में होना पड़ेगा। जेईई और पीईटी का एग्जाम देने के बाद में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सीए के लिए आपका बीकॉम आपने अगर किया है तो उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीटी होता है, वो एग्जाम देना होता है, फिर सीए के कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाता है, फिर आप वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप सीए बन सकते हैं। वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, वो कोर्स को कंप्लीट करना होता है। वो आईसीडब्ल्यू इस लाइन के भी कोर्स होते हैं ना? हाँ, वो कॉमर्स विषय के ही है। हाँ, सीएस आईसीडब्ल्यू का थोड़ा इंटीरियर डिजाइनिंग, ओके, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स देखिए 12th के बाद भी आप कर सकते हैं, आईटीआई जो है उसमें है, या आप बीएससी में भी इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हैं, उसमें आप कर सकते हैं। इसमें अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेस कई कॉलेजेस कंडक्ट करती हैं, तो 12th के बाद आप कर सकते हैं, किसी भी ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स और इंटीरियर डिजाइनिंग का।
तो कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद में डिप्लोमा कोर्सेस हैं एक्चुअली, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस पे कोर्सेस हैं, तो आप यूनिवर्सिटी में पता करके इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। नीट के बारे में मैंने बताया है, एक वीरेंद्र बंजारे जी पूछे, नीट का एग्जाम जो है अभी निकलने ही वाला है, उसका नोटिफिकेशन। अगर आप 12th बायो में है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी का पूरा किताब 10वीं से लेकर 12वीं का पूरा, उसको कम से कम 10 बार पढ़ लीजिए, तो नीट क्वालिफाई करने में आपको इजी होगा। दूसरा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको, कम से कम अपना 300 सवाल 2 घंटे में आप सॉल्व करिए, तो नीट के लिए आप कैपेबल हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लीजिए और डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए 100, तो नीट के लिए प्रिपरेशन में आपको आसानी होगा। नीट के बाद में जो कोर्सेस हैं वो मैंने बता दिया, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, ये सब है। बीएएमएस के बारे में बताइए। तो सेम सवाल है, नीट के बाद ही बीएएमएस कर सकते हैं आप। नीट का एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप बीएएमएस कर सकते हैं। ये V2029 के नाम से क्वेश्चन आया है, तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया है। सर, और ये फॉरेस्ट पुलिस का पोस्ट कब खुलेगा? जी जी, फॉरेस्ट पुलिस का पोस्ट कब खुलता है? फॉरेस्ट पुलिस का कोर्स थोड़ा सा इसमें मेरे को 50-50% डाउट है। सीजी व्यापम या सीजीपीएससी, ये दोनों के थ्रू होता है। तो सीजी व्यापम का जो वेबसाइट है उसको आप अवलोकन करते रहें बीच बीच में, तो आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। और ये इसके लिए थोड़ा फिजिकल फिटनेस चाहिए होता है, तो फिजिकली आप थोड़ा फिट रहिए, दौड़ लगाते रहिए और जो भी है एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। और थोड़ा साइंस के विषयों से ही सवाल आते हैं इसमें, तो उसमें थोड़ा सा रखिए, उसका सिलेबस में ज्यादातर विज्ञान के ही सवाल रहते हैं। और जीके तो मस्ट है, तो इसलिए अपना जीके सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जीके अपना स्ट्रांग रखने के लिए रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए और आसपास के समसामयिक घटना के बारे में जानकारी जरूर रखिए। लैब टेक्नीशियन के बारे में बताइए। लैब टेक्नीशियन के लिए देखिए, अगर बीएससी आपने साइंस के फील्ड से किया है, बायो से किया है या फिर मैथ्स से किया है, तो आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। तो लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं, या प्राइवेट कंपनियां भी उस पे सर्टिफिकेशन कोर्स देती है, तो लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। तो साइंस ग्रेजुएशन चाहिए उसके लिए। अच्छा सर, जीजीयू में जाने के लिए क्या करें? जीजीयू मतलब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। जीजीयू का फुल फॉर्म बता सकते हैं? मतलब कौन पूछ रहा है ये? जीजीयू का मतलब क्या है आपका? वाणी चंद्राकर जी, जीजीयू का आपका क्या मतलब है? जीजीयू से वही होना चाहिए, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में तो आपको एडमिशन लेने के लिए आप सीधे अप्लाई कर सकती है, वहां पे फॉर्म भरना होता है हर यूनिवर्सिटी। और छत्तीसगढ़ में अभी एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। तो वो नेशनल लेवल पे उसके फॉर्म्स आते हैं, तो आप अप्लाई करिए वहां पे, तो हो सकता है आपको वहां से फिर आपको काउंसलिंग के बाद में एडमिशन मिल सकता है। हाँ, गुरु घासीदास। तो वैसे मैंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी अपनी इंजीनियरिंग की, तो उसी समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना था वो हमारे निकलते। तो आप उनका वेबसाइट में जाके जब कोर्सेज का एडमिशन का बारी आता है, उस समय आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए, फिर काउंसलिंग होगा, फिर आपको एडमिशन मिल सकता है वहाँ पे। जो ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज है जैसे कि एमबीए और इंजीनियरिंग, उसके लिए आपको जो एंट्रेंस टेस्ट है वो उसको क्लियर करना होगा, या पीएचडी वगैरह के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको करने के बाद ही आप कर सकते हैं। एसएससी मैंने बताया है शुरू में ही, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। इसमें अलग अलग इवन पॉलिटेक्निक बेस से लेकर के ग्रेजुएशन बेस तक के इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, और इसके लिए इसके वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है। जो बीच बीच में जो इसमें निविदाएं निकलते रहती है या फिर नोटिफिकेशन निकलते रहता है उसके लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, तो उस पोस्ट के हिसाब से आप अप्लाई करके, उसका सिलेबस भी देते हैं हम लोग, उसका तैयारी करके उसका एग्जाम दे सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में विभिन्न पदों पे आप चयनित हो सकते हैं। नीट की तैयारी के लिए कॉलेज ड्रॉप करना जरूरी क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
कॉलेज ड्रॉप करना ना करना जो है वो आपके ऊपर में है। नीट की तैयारी सीधा याद रखिए कि 10वीं के बाद आपने 11वीं में बायो का सब्जेक्ट लिया है, बस उसी दिन से आप नीट की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता, मतलब स्पीड चाहिए। असल में समस्या क्या है, जो मेडिकल कोर्सेस हैं उसमें सीट बहुत कम है और प्रतिभागी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको नंबर बहुत ज्यादा लाना होता है। नंबर लाने के लिए आपको जानकारी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, मतलब आप के अंदर में सवाल को हल करने की जो आपकी क्षमता है वो तेज होनी चाहिए, तभी आप ज्यादा से ज्यादा सवाल सही तरीके से हल कर पाएंगे, तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। तो 11वीं कक्षा से ही आप नीट की तैयारी करिए, फिर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। और अभी नीट जो है वो अभी जेई 4 चरण में हो रही है, नीट का भी नोटिफिकेशन निकलने वाला है, हो सकता है 2 चांस दे, तो उस पर ध्यान रखिए। ओके, यूपीएससी के बारे में मैंने बता दिया है ऑलरेडी। एक सवाल आया था, कॉलेज से ड्रॉप करना कोई जरूरी नहीं है, आप नीट के लिए आप पढ़िए, आप पहले अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं होता तो अगला अटेम्प्ट करिए, कम से कम 2 साल 3 साल तक आपके घर का सपोर्ट कैसा है उसके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर आप बन सकते हैं, तो आप समय दे सकते हैं थोड़ा। ओके, और कोई सवाल? बीएसएफ के लिए क्या, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीधी भर्ती लेता है 12वीं के बाद भी, 10वीं के बाद भी, तो उसके लिए बीच बीच में भर्ती आते रहती है, और एसएससी के थ्रू, एसएससी पे नहीं आता, सीधी भर्ती के लिए वो निकालता है, जो विज्ञापन है वो न्यूज़पेपर्स में आते हैं उसके, तो उसमें आप अवलोकन करते रहिए, या रोजगार समाचार में भी आता है, तो उसमें इवन रेडियो में भी आता है बीएसएफ का जो भर्ती होता है। आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग भूल गए हैं, रेडियो नहीं सुनते हैं, ठीक है, तो हो सके जो शॉर्ट वेव रेडियो है जिसमें समाचार हर एक घंटे में आते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट वेव रेडियो अगर सुन सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो हम एक बोलते हैं ना संचार के माध्यम में समाचार पत्र है, टेलीविजन है, रेडियो है, तो टेलीविजन में तो बहुत ज्यादा कचरा हो गया है आजकल, तो मैं खुद टेलीविजन ज्यादा नहीं देखता हूँ, बट मोबाइल में आपके पास में सारी चीजें हैं, तो मोबाइल में आप रेडियो सुन सकते हैं, न्यूज ऑन AIR करके आता है जिसमें बहुत सारी जानकारियां आती हैं, और एक न्यू AIR गोल्ड करके आता है, मतलब ऑल इंडिया रेडियो गोल्ड करके एक चैनल है, उसमें बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारी जानकारी आती है, तो वो सब सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी कंपनी का CEO कैसे बन सकते हैं बताइए, एनडीए की तैयारी, ओके, एक सवाल आया था किसी कंपनी का CEO कैसे बन सकता है, तो बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली, वो कंपनी कितनी बड़ी है उससे ऊपर डिपेंड करता है, या अपनी कंपनी खोलिए और अपनी कंपनी के CEO खुद भी बन सकते हैं आप, ठीक है, तो वो है, या फिर जैसे आप बड़ी कंपनी की बात करें तो आपको बहुत समय लगेगा, मतलब उसके हिसाब से आपको कैपेबिलिटी होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, फिर आप प्रमोट होंगे और वहां तक पहुंचेंगे, तो बहुत सारी योग्यताएं चाहिए उसको, और समय भी देना पड़ेगा, फिर CEO भी बन सकते हैं, या तो फिर आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए, अपनी कंपनी का CEO खुद बन सकते हैं आप। और कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं, एनडीए की तैयारी मैंने बता दिया था, यूपीएससी के लिए किसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी ग्रेजुएशन के से आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी ये है कि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, आप पेट में कोई प्रॉब्लम है लगता है। चमन भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा, वापस हो गया हूँ। और कोई सवाल है तो फिर या तो दीदी हम लोग फिर क्लोजिंग की तरफ। ओके, मेरे ख्याल से सारे सवाल ले लिए, कुछ चैट बॉक्स में, और फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। ये मैंने सबको म्यूट कर दिया है, थोड़ा नॉइस था, तो आप अनम्यूट करके बोलेंगे दीदी। सर हाँ पूछिए पूछिए।
पायलट के लिए एग्जाम कौन सा दे सकते हैं, मतलब पायलट के बारे में? देखिए पायलट बनने के लिए पहला चीज तो यह है कि मैथ्स में आपका 12th मैथ्स में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप दो तरीके हैं, कमर्शियल पायलट बन सकते हैं या फिर सरकारी मतलब कि आप एयरफोर्स के पायलट बन सकते हैं, नेवी के पायलट बन सकते हैं। एयरफोर्स या नेवी के पायलट बनने के लिए एनडीए जाना पड़ेगा आपको, एनडीए क्वालिफाई करना ही होगा पायलट बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल पायलट की बारी आती है, तो कमर्शियल पायलट के लिए या तो इंजीनियरिंग करिए या बीएससी आपका साइंस के विषयों में होना चाहिए। तो उसके बाद उसमें कमर्शियल पायलट के कोर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कमर्शियल पायलट का कोर्स चलाते हैं। वहां एडमिशन लेने के बाद आप कमर्शियल पायलट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहां से लाइसेंस आपको मिल जाएगा। बट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ही आपका 12th होना चाहिए और ग्रेजुएशन। और यूपीएससी के लिए सर? यूपीएससी के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन हो तो चलेगा, किसी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी सीजीपीएससी की परीक्षाएं दे सकते हैं। हाँ, ये पीएससी और यूपीएससी का सिलेबस बताना सर, बहुत बच्चे इसका सिलेबस पूछ रहे हैं। सीजीपीएससी का सिलेबस आप वेबसाइट जाइए, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी का वेबसाइट है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, वहां से पूरा का पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा। हर विषय का सिलेबस आपको मिलेगा, तो जो विषय का सिलेबस चाहिए वो विषय का सिलेबस लीजिए। वो बहुत बड़ा सिलेबस है असल में, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ी भी आता है। तो उसके लिए क्या होता है, सीजीपीएससी का एग्जाम देने के लिए विषय का चयन करना होता है। कम से कम 2 विषय आप लेंगे, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, हिंदी साहित्य, कुछ भी, या विज्ञान के विषय भी ले सकते हैं। ज्यादातर लोग जो है आर्ट्स के विषय लेते हैं, मैंने खुद आर्ट्स का विषय भी लिया था, मैंने दिया था एंट्रेंस एग्जाम। तो उसमें आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना होता है, मतलब ज्यादातर लोग लेते हैं, या विज्ञान के भी ले सकते हैं आप, इंजीनियरिंग के भी ले सकते हैं। तो जिसका आपको सिलेबस चाहिए उसका सिलेबस वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सीजीपीएससी का वेबसाइट है, तो गूगल में सर्च करके आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। बीएससी और बीकॉम के बारे में बताइए। सीए के लिए एज लिमिट कितना है, उसको कितना एमपीटी में पास करना होता है? तो देखिए, एज लिमिट का सवाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट है, 12th में है, तो अभी आप आगे बढ़ते जाइए, आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। जिनको ग्रेजुएशन किए 4-5 साल हो गया उनके लिए दिक्कत है। मेरे ख्याल से सीए के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब लोग अपने 55 साल 50वें साल में भी सीए कर रहे हैं। और सीजीपीएससी यूपीएससी के सिलेबस के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट में जाइए, वहां से आपको हर विषय के सिलेबस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, इसलिए कि मैं सिलेबस किसी एक का नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारे विषय हैं। पर अगर पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन के जितने भी किताबें आपने पढ़ी हैं, उस विषय की किताबें हैं, उस सब किताबों को पढ़ लीजिए, तो आपका विषय से संबंधित आपका तैयारी हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का तैयारी आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ के ही, जो आसपास हो रहा है उसकी जानकारी रख के ही होगा। जैसे मैंने एक छोटा सा स्लाइड दिया था कि इसमें कौन कौन है, तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। सर मैं 12वीं पास हो गया हूँ अच्छे परसेंट पे, मैं फॉरेस्ट पुलिस में जाना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा सर? अभी देखिए, एग्जाम निकलने का वेट करिए नोटिफिकेशन व्यापम से, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद, तब तक आप तैयारी जारी रखिए अपना। इसके लिए तैयारी क्या करना है, तैयारी आपको करना है जो अपने सब्जेक्ट है 11th 12th के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो है, तो उसको अच्छे से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाइए, तो तैयार रहिएगा। जब भी नोटिफिकेशन निकला आप भरिए, और उसके बाद फिर एग्जाम के लिए आप तैयार रहेंगे, तो आपका जीके बढ़ाइए और विषयों का ज्ञान बढ़ाइए, तो तैयार रहिए, ठीक है। युद्ध की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन अपने आप को युद्ध के लायक बना के रखिए कम से कम। यस सर। सर अभी कोरोना महामारी के कारण पोस्ट नहीं निकल रहा है अभी। वो देखिए निकल जाता है, अभी वही सरकार का ध्यान जो है महामारी को रोकने में ज्यादा है, तो इसलिए अभी बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा लेट लग रहा है, विलंब लग रहा है कोर्सेज के लिए। अभी मैं एनडीए का फॉर्म डाला था सर, लेकिन वो रद्द हो गया महामारी के कारण, लॉकडाउन लगा ना अभी बीच में। तो हाँ देखिए, अभी बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई हैं,
ठीक है, 12वीं तक की परीक्षाएं रद्द हो गई, तो ये तो एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन हम अपनी तैयारी तो करें। इसी बहाने हमको तैयारी करने के लिए समय मिल रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, उसको तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करते जाइए, ताकि जब भी एग्जाम हो आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकें। यस सर। ओके, बीएमएस का मैंने पहले भी बता दिया है, नीट का एग्जाम के थ्रू बीएमएस में आप एडमिशन ले सकते हैं। और एक सवाल है, सचिव बना है, क्या क्या पेपर होता है? सचिव बनना है, सचिव के लिए व्यापम से ही शायद एग्जाम होता है। ओके, दीदी हम लोग 12, ये थोड़ा समय का, भगवती दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। तो लगभग सारे विषयों पर प्रश्न आ चुके हैं, अब रिपीट हो रहा है बच्चों का। तो चमन भैया हमेशा उपलब्ध रहेंगे, आपको जब भी किसी तरह की दुविधा हो तो आपके प्रिंसिपल सर के पास आपका नंबर है। बहुत सारे आपके सवालों का जवाब तो आपके टीचर्स भी दे सकते हैं, और भी कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा चमन भैया या मैं उपलब्ध रहूंगी। हमारे नंबर आपको अपने स्कूलों से मिल जाएंगे। और आज का चमन भैया ने जितना अच्छे से बताया, मैं फिर से वापस अपने बैक में चली गई कि मैं भी स्टूडेंट होती और मुझे इस तरह से कोई गाइड करता तो आज मैं कहाँ होती, इस कमरे में नहीं, किसी बहुत बड़े से ऑफिस में, एक बड़े से किसी कंपनी का इंचार्ज या कोई बहुत बड़े पोस्ट पे होती, यदि मुझे इस तरह से गाइड मिलता तो आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली। और आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए तो मुझे बहुत आशाएं बंधी है। कभी भी मैं देखती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे कहाँ पहुंचे, कोई भी रिजल्ट आता है तो आज के आप लोगों के क्वेश्चन की जिस तरह से क्वालिटी आ रही थी, बहुत बड़े बड़े पद के लिए, बड़े बड़े एग्जाम के लिए आपने जिस तरह से सवाल किए, तो मेरी आशाएं बंधी है। उम्मीद है कि आप निश्चित ही अच्छा विषय चुनाव करके अच्छा एक लाइन पकड़कर एक बहुत जिम्मेदार नागरिक और बहुत अच्छे पद में, अच्छी जगह पे जहां आपने सोचा है वहां पहुंचेंगे। तो आज की बातचीत से मुझे ये समझ में आया कि हमें क्या बनना है, क्या करना है फ्यूचर में, ये पहले से सोच के रखें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लगातार हम प्रैक्टिस करते रहें, जो चीज कमी है उसको पूरा करें, जो पढ़ते पढ़ते नहीं आ पाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, आपदा में अवसर। कोरोना के कारण हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पर हमारे पास ज्ञान को प्राप्त करने का एक जरिया है, या तो हमारे किताबों से मिल गया, और नहीं बच गया तो आपके पास एक जादू की बढ़िया मोबाइल है जिसमें हर तरह की जानकारी भरी हुई है। आप उसका कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, जो स्कूल में नहीं कर पाए हो। इस बार थोड़ी सी लिखने पढ़ने में आपको स्कूल क्योंकि जा नहीं पाए तो वो प्रैक्टिस कम हो गई है, तो उसको अच्छे से अभी समय है तो बढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो मैथमेटिक्स डर के मारे नहीं जाना चाहते, ये भी अच्छा नहीं है ना। चमन भाई ने कहा कि जिनका जो गणित लेकर पढ़ता है वो दिमाग उसका बहुत चलता है, सही बात है। मेरा नहीं था तो मैं बहुत कमजोर होती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मुझे गणित लेकर पढ़ना चाहिए। और विषय पर अपनी पकड़ बना के रखे बच्चे, जो नहीं है तो उसको बार बार पढ़े तो आएगा। जनरल नॉलेज के लिए आपके पास पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। मैं देखी हूँ कि आपके हाथ में मोबाइल है। पहले हम 12th क्लास के बच्चों को जनरली मोबाइल नहीं देते, और उस जमाने में हमारे जब बच्चे छोटे थे स्मार्टफोन नहीं होता था, पर आप आज की तारीख में आपके हाथ में मोबाइल है तो उसका भरपूर उपयोग करें। ये नहीं कि आप गाने सुनने के लिए, नाचने के लिए, टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए उसका उपयोग करें, ऐसा नहीं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करें। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आपका उज्जवल भविष्य हो, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और एक बड़ा जो चाहे है आपका जो मिशन है वो पूरा करें। आज के सभी गुरुजनों का, पूरी टेक्निकल टीम का मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज ये सक्सेसफुली प्रोग्राम आप सबके सहयोग से हुआ।
हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे फिर से आना चाहे किसी और सेशन में, तो अपने प्रिंसिपल सर को बोल लें और हम फिर से आपसे हो सकते हैं यदि किसी तरह की आपको समस्या है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। चमन भाई इतने सारे खजाने का पिटारा लेकर आने के लिए बच्चों के बीच में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो अब विदा होते हैं। धन्यवाद दीदी, आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और स्कूल के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, प्राचार्य महोदय और सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अवसर दिया, हमें सुनने के लिए आपने समय दिया। आशा करता हूं कि कुछ उपयोगी बातें आप तक पहुंचा पाया हूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। और ये निवेदन करता हूं कि अपने आसपास के जो भी लोग हैं जो पढ़ने लिखने में इस तरह का मार्गदर्शन चाहते हैं, उन तक मार्गदर्शन जरूर पहुंचाएं। तो इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करने से हम सब आगे बढ़ेंगे। तो उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। यदि हमारे गुरुजन पूछ रहे हो, मेरा एक निवेदन है, यदि आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो बच्चों के लिए कुछ किताबें चाहे तो बता सकते हैं एंट्रेंस में क्या तैयारी करें, किस तरह की किताबें आती हैं, ट्रायल के तौर पर एक अलग अलग इसका अपनी लाइब्रेरी में रखें तो बच्चे शायद ज्यादा अच्छे से उनको अपनी जगह पे ही, अपने स्कूल में ही ये सब चीजें पढ़ने को, देखने सुनने को मिल जाएगी। और इसमें किसी तरह का हमारा सहयोग चाहिए तो हम बिल्कुल है उपस्थित हैं। हाँ जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो चमन भाई आप मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। जी, ओके धन्यवाद।